and very, very thankful to all of you for your wonderful wishes and the respect that you have showered upon me. So, with these words, let us start our discussion on Indian economy. Today's discussion will have a new dimension. आज का जो चर्चा है और खास करके अब जो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चर्चा करेंगे, चाहे आज के क्वेश्चन हो या कल का क्वेश्चन, जहाँ तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है, या 4 अक्टूबर से जितना भी क्वेश्चन हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे डिस्कस करेंगे, इस बात से आश्वस्त रहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका मैच करेगा ही करेगा। इसका लॉजिक सिंपल है कि जो सरकारी रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, उसी को हम लोग विश्लेषण करेंगे। हमारे हर एक क्वेश्चन का कोई महत्व है और उस महत्व को हम लोग जानकारी देंगे। आज का जो चर्चा का विषय रहेगा और इसके बाद का जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मेरे ख्याल से कुल क्वेश्चन 16-17 है। तो इस सिलसिला में, इस श्रृंखला में ये कुल जो 16-17 क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय संस्कृति से जोड़ के देखेंगे। भारतीय संस्कृति से जोड़ के इसलिए देखेंगे क्योंकि वर्तमान में 2019 में और 2020 में जो सरकार का नीति बना है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स है, उसका प्रतिबिंब या कहिए उसका आधार हमारे प्राचीन संस्कृति में मिलता है। ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा कि प्राचीन संस्कृति में जो अर्थव्यवस्था का आधार है, 2019 और 2020 में उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट के इस पर्सपेक्टिव को हम लोग को इंडियन इकोनॉमी में देखना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी नीति हो, कोई भी पॉलिसी हो, उसका हमारे संस्कृति से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अभी देखिए कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे डिजिटल सत्याग्रह, यानी एसएससी के जो बच्चे हैं, रेलवे के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके अविश्वास उनके मन में जाग गया है। तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एसएससी रेलवे से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे हैं जो अपना करियर रेलवे में बनाना चाहते हैं या एसएससी के माध्यम से बनाना चाहते हैं, वो लोग एक हल्ला बोल सरकार के खिलाफ कर दिए। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप चूंकि आईएएस के कैंडिडेट हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन एक समाधान के रूप में होना चाहिए। मीन्स एज एन आईएएस कैंडिडेट, आज जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है बेरोजगारी के आधार पर, वो समाधान नहीं दे रहे हैं। वो लोग हल्ला बोल रहे हैं कि रेलवे कैलेंडर निकाले, एसएससी रिजल्ट निकाले। इसका समाधान एक आईएएस ऑफिसर ही निकालेगा। तो बच्चों, आप लोग ही इस परेशानी का समाधान निकालेंगे, आप लोग ही इस परेशानी का विश्लेषण करेंगे, डायग्नोसिस आप ही करेंगे। आप ही जैसे बच्चों से उम्मीद है। और इसलिए इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके दूसरे आयाम में पढ़ेंगे, दूसरे विश्लेषण में पढ़ेंगे, उसको संस्कृति से जोड़कर देखेंगे, ताकि आप स्थिति पे पहुंच सके कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको खत्म हो सके, युवाओं को सही
जगह नौकरी मिल सके। संस्कृति आपका आधार है। योर कल्चर, कल्चर इज योर बेस। देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप देखना चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि कौन कौन स्टेट से सबसे ज्यादा कवि निकले हैं, कौन कौन स्टेट से, तो उसका एक तरीका है कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाइए। वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और हरियाणा दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? हरियाणा टू वेस्ट बंगाल आप चलिए और देखेंगे कि संस्कृति के अनुसार और भौगोलिक कारण के अनुसार यहां पे लोग चावल और मछली खाते हैं, राइस एंड फिश। पश्चिम बंगाल में माछ भात, बिहार में भी राइस जो है आपका स्टेपल डाइट है। मुख्य रूप से चावल आपका मुख्य अनाज है जिसको कि आप इस्तेमाल करते हैं। यूपी में भी चावल मुख्य अनाज के रूप में, मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। लेकिन पूर्वी यूपी से जैसे जैसे आप वेस्टर्न यूपी या हरियाणा की ओर जाएंगे तो देखेंगे ये गेहूं में, चावल जो है गेहूं में तब्दील हो रहा है। अब आप एक और पैटर्न देखिए, यदि आप डिटेल निकालेंगे पोएट्स का, कवि का, तो सबसे ज्यादा कवि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे, उसके बाद बिहार, उसके बाद यूपी और हरियाणा पहुंचते पहुंचते कवि लुप्त हो जाएंगे, वहां आपको पहलवान मिलेंगे। रेसलिंग में, स्पोर्ट्स में हरियाणा, पंजाब काफी आगे निकल जाता है, लेकिन कविता में, लेखनी में, बौद्धिकता में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी का एक अपना दबदबा है। और यूपी और बिहार का आईएएस एग्जाम तो नेशनल हॉलिडे है, नेशनल हॉबी है। आईएएस का परीक्षा आपके लिए नेशनल हॉबी है, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था आप एबीसी नहीं सीखे थे। जब आपका जन्म हुआ तो आप सीखे थे यूपीएससी, एबीसी नहीं। तो संस्कृति आप देखिए कितना ये पैटर्न बना देती है। तो एक, क्या आप ज्योग्राफी पढ़े हैं इस विश्लेषण के साथ कि चावल और कविता में क्या संबंध है, माछ भात, दाल भात और रोटी में क्या संबंध है? तो चलिए एक नए आयाम के साथ हम लोग आज जो है ये क्लास चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था के आकार, याद रखिएगा, जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो 2019 में भारत का रैंक, 2019 में भारत का रैंक 5वां है। किस आधार पे? इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर।
और भारत 2025 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रयत्नशील है। मीन्स इंडिया इज स्ट्राइविंग टू अचीव द पोजीशन ऑफ थर्ड रैंक इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इकोनॉमी by 2025. But as per record of 2019 के आंकड़े के आधार पर, आकार के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आकार के आधार पर भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ए। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, और इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और व्याख्या करेंगे, पांचवें क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, who said only when wealth is created will wealth be distributed? कौन ये कहा है कि समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है, समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है जब समृद्धि का सृजन किया जाए। ये एक कथन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका सी, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 73वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर 2019 में ये वक्तव्य को कहे थे। अब इसको जरा समझिए। अब यहीं से आपका जो है इस चीज को समझिए। इसमें एक कथन है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में, आप लोग ये पढ़े होंगे कि आधुनिक इकोनॉमिक्स या आधुनिक अर्थशास्त्र या मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत एडम स्मिथ से हुई थी। आधुनिक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की शुरुआत एडम स्मिथ से हुई थी, और उनका एक किताब बहुत ही प्रचलित था। उनका एक किताब बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, और वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of the wealth of nations। ये किताब 1796 में प्रकाशित हुआ था। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1796, या कहिए कि 1796 में किताब आया था। An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. It was written by Adam Smith in 1796, और इसी किताब से विश्व में आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स is said to have commenced from 1796 with Adam Smith, who has written this book, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations। अब इसमें एडम स्मिथ ये कहे थे कि किसी भी देश में
सृजन या कोई भी देश समृद्ध, any country is said to be rich only when the effect of wealth goes down to the lower rung of the society, goes down to the lower strata of the society. इसका मतलब क्या है कि जब विश्लेषण किया गया कि कोई देश समृद्ध या अमीर क्यों है, कोई देश उतना समृद्ध क्यों नहीं है, तो उसमें एक आधार की बात की गई कि जो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, यदि वो समृद्ध हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपका देश समृद्ध है। कहने का मतलब कि यदि भारत जैसे देश में कुछ लोग धन कमाते हैं, जो कि आजकल आप लोग कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी सरकार के आने से अडानी है ना, अडानी हुए, अंबानी हुए, इनके पास धन का सृजन हो गया। यदि सिर्फ इनके पास धन का सृजन होगा तो देश जो है समृद्ध नहीं कहलाएगा। हाँ, आपका देश समृद्ध तभी कहलाएगा, यू विल बी a rich country, you will be a developed country only when जो धन जो है नीचे तबके के लोग के पास भी आ जाए। यानी जो समाज के सबसे नीचे स्तर में लोग हैं, उनके पास भी वो धन का वितरण हो, तभी आप समझ सकते हैं, तभी आप मान सकते हैं कि हाँ, ये देश प्रगतिशील है। सो एडम स्मिथ इस बात की चर्चा किए कि धन का वितरण होना चाहिए, और धन का वितरण यदि सबके पास हो तभी देश प्रगतिशील है। द कंट्री कैन बी क्लासिफाइड एज डेवलप्ड। और धन का वितरण कब होगा? तो धन का वितरण तभी होगा जब धन का सृजन होगा। और धन का सृजन कैसे होगा? तो आपके यहां कुछ एक्टिविटीज, आपके यहां कुछ आर्थिक क्रियाएं करना होगा। और आर्थिक क्रियाएं फिलहाल हम लोग इस डिस्कशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसका एक नाम दे देते हैं, आगे के क्वेश्चन के अनुसार इसको डिस्कस करेंगे। इसका नाम दे देते हैं द इनविजिबल हैंड। याद रखिएगा, अदृश्य हाथ। बच्चों, ये अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, आईएएस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यदि आप अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड को मिलाएंगे, याद रखिएगा, इनविजिबल हैंड, भारतीय अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ, द इनविजिबल हैंड पे चर्चा हम लोग की आगे काफी बढ़ेगी। ये गंभीर मुद्दा है और ये क्वेश्चन का प्रोबेबल जो है, हाई प्रोबेबिलिटी ये क्षेत्र है। तो भारत जैसे अर्थव्यवस्था में समृद्धि तभी आएगी जब आर्थिक क्रियाएं में इनविजिबल हैंड भी मिलेंगे, अदृश्य हाथ में मिलेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इस अदृश्य हाथ में आप युवा भी आते हैं। यदि आप इस अदृश्य में आते हैं तो युवा का बेरोजगारी तो खत्म होगा ही होगा, आप आर्थिक क्रियाएं में भी जो है सहयोग देंगे, तो धन का सृजन होगा। और धन का सृजन होने पे धन का वितरण भी होना चाहिए। वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपके पास एक नौकरी मिल जाता है 15,000 का, उस 15,000 से आप आइसक्रीम खाएंगे, उस 15,000 से आप कपड़ा खरीदेंगे,
उस 15,000 से आप हो सकता है कि एक फ्लैट खरीदे, ईएमआई दे, तो आपका जो 15,000 है वो वितरण हो रहा है। तो दूसरे लोग के पास भी भले ही 5 रुपया लेकिन धन आ रहा है। तो धन का सृजन तभी होता है, या कहिए धन का वितरण तभी होगा जब धन का सृजन हो। मीन्स wealth has to be created and then the wealth has to be distributed, and if the wealth is distributed, आपकी बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो अभी आप लोग हल्ला बोल कर रहे हैं वो जो है सॉल्व हो जाएगा। तो एक अपने मस्तिष्क को एक समाधान के रूप में खोलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू जो है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। Who said only when wealth is created will wealth be distributed? ये किसने कहा समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है जब समृद्धि का सृजन किया जाए? तो ये ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, स्लाइड्स देखिए, ये है किताब एडम स्मिथ का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब देखिए कि इस शब्द का महत्व क्या है। इस शब्द का महत्व ये है कि आज जो है 2019 के आंकड़े के अनुसार भारत पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत चाहता है कि 2025 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बने, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बने। The country aspires that by 2025 India should become the third largest economy in the world। और इंडिया 2025 तक तभी तीसरा अर्थव्यवस्था बन सकता है जब भारत का अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था तभी बन सकता है जब भारत 5 ट्रिलियन डॉलर या 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में आए। और ये कब संभव है? ये कब संभव है? ये संभव तभी है जब धन का सृजन हो और सृजन के बाद इस धन का वितरण हो। ये पॉसिबल तभी है जब wealth is created and then wealth is distributed। फिर हम लोग बेसिक्स में आ गए। और ये कौन कहा? ये जो सिद्धांत था एडम स्मिथ का था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री 2019 में ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd इंडिपेंडेंस डे केम विद दिस स्टेटमेंट। तो धन का वितरण तभी हो सकता है जब धन का सृजन हो, और धन का सृजन होगा तो युवाओं का बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन आपके पास यहां है।
सो यहां तक क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, तीसरा क्वेश्चन का महत्व, तीसरा जो क्वेश्चन है उसका महत्व क्या है उसको आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन चलिए। तो तीसरा क्वेश्चन है कि तिरुकुरल के लेखक कौन है? तो तिरुकुरल के लेखक तिरुवल्लुवर हैं। तिरुकुरल के लेखक तिरुवल्लुवर हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले इस क्वेश्चन का महत्व बता देते हैं कि क्यों आपको यह विश्लेषण किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का महत्व ऐसे है। जब आपका 2019-20 का जो आर्थिक समीक्षा बना है, जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, उसमें दो कोटेशन दिया हुआ है। उसमें दो कोटेशन दिया हुआ है कि थिरुकुरल के अध्याय 76 में दोहा 753 में धन एक अभेद दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है। इसके आगे एक और कोटेशन है थिरुकुरल का ही, अध्याय 76 का ही दोहा 759, धन अर्जन करें, अपने दुश्मनों के गर्व को तोड़ने के लिए कोई हथियार इससे ज्यादा कारगर नहीं है। अपने दुश्मनों के गर्व को तोड़ने के लिए कोई हथियार इससे ज्यादा कारगर नहीं है। इंग्लिश में देखिए, थिरुकुरल में वेल्थ द लैम्प अनफेलिंग स्पीड्स टू एवरी लैंड डिस्पर्सिंग darkness at its Lord command. Thirukural chapter 76 verse 759, make money, there is no weapon sharper than it to sever the pride of foes. ये जो दो कोटेशन है, ये आपके रिपोर्ट में ये दो कोटेशन मेंशन किया गया है, जो आपके आर्थिक समीक्षा का रिपोर्ट है। और इसलिए इस थिरुकुरल का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जरा ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हु इज द ऑथर ऑफ तिरुकुरल? तिरुकुरल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ए, थिरुवल्लुवर। ये लेखक हैं किसके? तिरुकुरल का। ये किसके लेखक हैं? तिरुकुरल का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं, इसको चर्चा करते हैं। बारी बारी से इसमें इंग्लिश और हिंदी का चर्चा करेंगे। आप लोग सिर्फ देखिए और समझिए, क्योंकि इसका नोट्स आपको शाम तक मिल जाएगा। तो डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसका सब सीरीज का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के जो है उसके आधार पर हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्लाइड देखिए, ये जो ग्रंथ है कुछ इस तरह दिखता है। तिरुकुरल। अब
पहले हिंदी में डिस्कस कर लेंगे, फिर इंग्लिश में डिस्कस कर लेंगे। डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट, इंपॉर्टेंट है तो दोनों। तो तिरुकुरल ये किस भाषा में है? तो ये है आपका तमिल भाषा में, ये है आपका तमिल भाषा में। ये किस तरह का ग्रंथ है? ये किस तरह की रचना है? ये एक काव्य रचना है। यह एक क्या है? ये एक काव्य रचना है। इसका समय, तिरुकुरल का समय क्या है? तो तिरुकुरल का समय है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, है ना? ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर आप कह सकते हैं 5वीं और 6ठी शताब्दी तक, 5वीं या 6ठी शताब्दी तक। 5वीं और 6ठी शताब्दी इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि संगम काल के अंत में इसको लिखा गया था, और कुछ इतिहासकार का कहना है कि ये संगम काल के बाद में भी इसका हम लोग को सबूत मिला है। तो एक चीज तो तय है, इसकी शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। इट स्टार्टेड इन द 2nd सेंचुरी बीसी, और इसका अंत का समय 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी है। ठीक है? अच्छा, इस रचना में क्या है? इस रचना में क्या है? इसको मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दें। इस रचना में क्या है? आपके जीवन के हर पहलू को, आपके जीवन के हर पहलू को इसमें दर्शाया गया है। कौन कौन सा पहलू है हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल ठंडक रखिए। तो जीवन के हर पहलू को इसमें दर्शाया गया है, नंबर 1। और इसको नीति शास्त्र की महान रचना के रूप में भी देखा जाता है। इसको नीति शास्त्र की महान रचना के रूप में भी देखा जाता है। तो तिरुकुरल तमिल भाषा की रचना है, और यह एक काव्य रचना है। इस लेखन की शुरुआत दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी गई है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, और इसका अंतिम समय 5वीं या 6ठी शताब्दी मानी गई है। ये आपके जीवन के हर एक पहलू को स्पर्श करता है ये रचना, और इसको नीति शास्त्र की भी महान रचना के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अब हम लोग देखें कि इसके रचयिता का नाम तिरुकुरल है। इसके रचयिता का नाम तिरुकुरल है। कुछ लोग का मानना है, याद रखिएगा, इसकी रचयिता का नाम तिरुकुरल है। कुछ लोग का मानना है कि तिरुकुरल जो हैं वो जैन थे। कुछ लोग का मानना है कि तिरुकुरल जो हैं जैन हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों आप बोल रहे हैं कि तिरुकुरल जैन थे? इसका क्या साक्ष्य है? तो इसका साक्ष्य ये है बच्चों, कि इस रचना का प्रथम अध्याय में ईश्वर स्तुति है। इस रचना के प्रथम अध्याय में
ईश्वर स्तुति है। और ये ईश्वर स्तुति जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आप जानते हैं, वो है आपके ऋषभ देव, वो है आपके ऋषभ देव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की स्तुति प्रथम अध्याय में है। इसलिए कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का विचार है, कुछ लोगों का निष्कर्ष है कि तिरुकुरल जो रचयिता थे वो एक जैन थे। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि थोड़ी देर पहले हम लोग की बात ये हुई कि ये जीवन के हर एक पहलू को स्पर्श करता है। तो जीवन के हर एक आपके जीवन के, आप ही के जीवन के पहलू को यदि विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो 3 भाग है। मान के चलिए भास्कर, तो भास्कर के जीवन को यदि हम लोग को अध्ययन करना है तो भास्कर के जीवन को हम लोग 3 भाग में अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे? तो भास्कर का धर्म, भास्कर का अर्थ, भास्कर की आर्थिक क्रियाएं और भास्कर का काम यानी कि प्यार, मोहब्बत। तो ये जो किताब है ये 3 भाग में विभाजित है, धर्म, अर्थ और काम। चले आगे, अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जो है हम लोग इंग्लिश में भी इसको तिरुकुरल के नाम से जानते हैं। आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि तिरुकुलर ना पूछे जाए, हो सकता है पूछा जाए कुरल। तो कुरल भी तिरुकुरल है। एंड दिस बुक तिरुकुरल इज इन Tamil language. This book Tirukural is in Tamil language. This book is divided into 3 parts. This book is divided into 3 parts. पहला है वर्चू, जिसको कि अभी अभी हम लोग धर्म का नाम दिए। और इस पाठ को बोला जाता है अरम। इस पाठ को बोला जाता है अरम। ठीक है। दूसरा पाठ हम लोग बात किए थे वेल्थ। दूसरा पाठ है वेल्थ और हिंदी में बात किए थे ये है आपका अर्थ। और इस पाठ को बोला जाता है पोरुल। इस पाठ को बोला जाता है पोरुल। और तीसरा पाठ जो है वो है आपका लव, जो कि अभी हम लोग बात किए थे काम। और इस भाग को बोला जाता है इनबम। 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 यहां तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वर्च्यू, धर्म, अरम। अरम इसको उस भाषा में बोलते हैं, तमिल भाषा में इसको अरम बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेल्थ तमिल भाषा, इसको हिंदी में अर्थ बोलते हैं। और तमिल भाषा में इस ग्रंथ में, इस रचना में नाम दिया हुआ है पोरुल। और तीसरा है लव। लव मतलब काम। इनबम, इसको तमिल भाषा में इनबम कहते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? दिखाई दे रहा है बच्चों? समझ में आया यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
यही आपको यूपीएससी के रेस में आगे कर देगा, यही आपको आईएएस के रेस में आगे कर देगा। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है, ये सब यदि आप पॉइंट जानेंगे तो आपको एक गति दे दिया जाएगा। तो ये समझ में आया बच्चों? टेल मी, ये समझ में आया? ओके, यस सर, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब जो है इंग्लिश में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो है इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं वल्लूवर, इसके ऑथर हैं वल्लूवर। और या आपके क्वेश्चन में रहेगा थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर, है ना? तो थिरुवल्लुवर इसके ऑथर के नाम है। महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय और जो भी विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, ये सारे लोग इस रचना से प्रभावित थे। मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम महात्मा गांधी टू टॉल्स्टॉय एंड टू एवरीवन, most of the important personalities of the world are influenced with this work। इसीलिए यही इसका महत्व है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो रचना है, ये 40 भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। इस रचना का 40 भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। हम लोग जैसा बात किए थे कि इसको 3 भाग में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है आपका धर्म, पहला भाग जो है वो है आपका धर्म। और जो धर्म है आपका, इस किताब को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका धर्म, पहला है आपका धर्म, पहला है आपका धर्म। और धर्म में आपका नैतिकता, मॉरल फिलॉसफी, योग का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा है। और ये सेक्शन है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 38 तक, अध्याय 1 से लेके अध्याय 38 तक इसमें है। दूसरा है आपका अर्थ, दूसरा है आपका दूसरा भाग जो है वो है अर्थ। इसमें क्या है? सामाजिक विषय, सामाजिक और आर्थिक विषय, पॉलिटी, नीति शास्त्र, ये सब इसमें डिस्कशन है। समाज, प्रशासन, पॉलिटी, नीति शास्त्र, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ये सारा दूसरे भाग में है। और इसका जो चैप्टर है, अध्याय है, चैप्टर 39 से लेके चैप्टर 108, चैप्टर 108। और तीसरा है आपका इनबम, 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 जिसको कि आप बुक ऑफ लव कह सकते हैं, जिसको कि आप बुक ऑफ लव। इसमें साइकोलॉजिकल वैल्यूज, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज की चर्चाएं हैं। और ये जो है चैप्टर आपका, इसका जो अध्याय है वो आपका चैप्टर 109 से लेके चैप्टर 133 तक है, टोटल 133। तो कुल इसमें कितने अध्याय हैं बच्चे? 133 हैं। देयर आर 133 बुक्स इन दिस वर्क। ठीक है, अब समझिए, अब स्टूडेंट समझिए कि चूंकि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इनका 2 कोटेशन दिया हुआ है, इसलिए ये किताब का विश्लेषण आपके लिए जरूरी था। और जितना जानना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहां तक कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम हियर? Who has provided, question number 4, question number 4, who has provided the historical evidence
that India has been the dominant economic power globally for more than 3/4 of known economic history. कहने का मतलब है कि आप बचपन में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि भारत जो है सोने की चिड़िया है ना? भारत सोने की चिड़िया है, गोल्डन। भारत जो है सोने का बना हुआ है, सोने की चिड़िया है भारत। इसी बात पे एक ब्रिटेन के, इंग्लैंड के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ये बोले हैं कि अभी तक जो यदि हर एक देश का आर्थिक इतिहास निकाला जाए, हर एक देश का इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाला जाए, तो भारत जो है सबसे अच्छे पोजीशन पे रहा है। मतलब कुल विश्व के आर्थिक इतिहास में 3/4 जो समय है भारत के समृद्धि का समय था। मींस इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर 3/4 ऑफ द टाइम। तो यही है क्वेश्चन नंबर 4। किसने ऐतिहासिक प्रमाण प्रदान किए हैं कि भारत ज्ञात आर्थिक इतिहास के 3/4 से अधिक समय तक विश्व स्तर पर प्रमुख आर्थिक शक्ति रहा है? तो इसका आंसर है बच्चे मेडिसन। इसका आंसर है बच्चे मेडिसन। इसका आंसर है मेडिसन। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए ये है स्लाइड, देखिए यही है आपके मेडिसन, यही है मेडिसन। इनका देहांत 2010 में हो गया था, लेकिन भारत के बारे में इनका कथन 2007 में आया था। ये कथन जो है 2007 में मेडिसन द्वारा दिया गया था, है ना? मेडिसन ये कथन 2007 में कहे थे और दुर्भाग्यवश 2010 में he left the world, वो स्वर्ग सिधारक है। तो 2007 में मेडिसन के द्वारा ये कहा गया था कि आर्थिक इतिहास के 3/4 भाग में भारत का प्रभुत्व था। भारत वॉज इकोनॉमिक पावर। ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिसन के बारे में भी जान लीजिए। मेडिसन जो एक है ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। क्या चीज इनका स्पेशलाइजेशन था, इनकी विशेषज्ञता क्या थी? इनकी विशेषज्ञता थी, इनका स्पेशलाइजेशन था क्वांटिटेटिव मैक्रो इकोनॉमिक हिस्ट्री। किस क्षेत्र के ये विशेषज्ञ थे? तो क्वांटिटेटिव कहने का मतलब ये डाटा में, संख्या में अपने निष्कर्ष को बताते थे। ये डाटा में, संख्या में अपने निष्कर्ष को बताते थे। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो समाज और देश के बारे में जो अर्थशास्त्र बोला जाता है, उसका अध्ययन को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसी के बारे में क्वांटिटेटिव मैक्रो इकोनॉमिक हिस्ट्री के ये स्पेशलाइजेशन इनका था। ये कौन से यूनिवर्सिटी में थे? ये कौन से यूनिवर्सिटी में थे बच्चों? इनका यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो इनका यूनिवर्सिटी था ग्रोनिंगेन। यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स के टीचर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन के ये इकोनॉमिक्स के टीचर थे। इनका पूरे विश्व में लोहा इस बात का था कि संख्या के आधार पे, डाटा के आधार पर किसी भी देश का आर्थिक इतिहास को बताने वाले ये सबसे अच्छे थे। इनको इस बात का लोहा माना गया था। और यही 2007 में ये बोले थे कि इंडिया हैज बीन इन अ डोमिनेंट पोजीशन फॉर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक हिस्ट्री। ठीक है, अब चलते हैं।